ठीक है। तो यहाँ पर एक बात आती है कि जब इसको गद्दी पर बैठाया जा रहा था, यहाँ पे क्वेश्चन मुझे बताओ, इल्तुतमिश का एक अभियान हुआ था ग्वालियर पर, वो किस ईयर में हुआ था? इल्तुतमिश का ग्वालियर अभियान सारी कहानी से जुड़ी हुई है। ग्वालियर अभियान उसका 1232 में हुआ। अभी क्या है कि ये जो समय है ये लगभग आपका इल्तुतमिश का अंतिम समय है। देखो, इल्तुतमिश की जो इच्छा थी, इल्तुतमिश की इच्छा थी अपने बेटे नसरुद्दीन महमूद को शासक बनाने की शुरुआती दौर में। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब आपका लखनऊ पर उसकी विजय हुई, जब बंगाल अभियान हुआ, तो उसके बाद में आपका क्या हुआ, नसरुद्दीन महमूद की तो मौत हो गई, जो कि इल्तुतमिश का बड़ा बेटा था। अब इल्तुतमिश तो बहुत परेशान था कि भाई मेरे सारे पुत्रों में एक ही योग्य था गद्दी पर बैठने के लायक, और वो भी जो है उसकी डेथ हो गई। अब सारे उसके लड़के बाकी जितने भी थे वो एकदम से आलसी और विलासी थे, यानी कि वो किसी काम धाम के नहीं थे, ऐसा आप समझे, और मतलब उनको मौज मस्ती का जीवन उनका था। ठीक है। अब यहाँ पर उसको जो उत्तराधिकार में दिखता है सबसे अच्छा, तो उसको देखिए अपनी बेटी। आप सबको पता है ग्वालियर अभियान के बाद में उसने जो चांदी के सिक्के जारी किए, उस पर उसने रजिया सुल्तान का फोटो लगवाया। तो इससे प्रतीत ये होता है कि उसका जो है रजिया की तरफ जो है रुख हो गया, यानी कि वो रजिया को अपने उत्तराधिकारी, यानी मेरी सक्सेसर जो होगी वो आपका रजिया होगी। ठीक है, उसकी बेटी थी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात एक और याद रख लेनी है कि जब वो ग्वालियर गया था तो दिल्ली को छोड़ के गया ग्वालियर, तो दिल्ली में उस टाइम पे जो कमान सौंप के गया, दिल्ली में जो जिम्मेदारी सौंप के गया, वो सौंप के गया सारी की सारी रजिया सुल्तान को। तो रजिया सुल्तान ने उसमें कुछ टाइम पे शासन चलाया, और जब आके इल्तुतमिश को इस बारे में रिपोर्ट्स मिलती हैं तो उसको पता चलता है कि हाँ, रजिया ने बहुत अच्छे से शासन चलाया उसने। लेकिन आप समझ सकते हो कि एक लड़की कैसे ही मतलब आपका गद्दी पर हो सकती है। आप आज सोचिए, आज वर्तमान में तो अभी तो ये है कि महिलाएं बहुत क्षेत्रों में आगे पहुंच चुकी हैं, लेकिन महिलाओं के लिए उस समय के समाज में 800 वर्ष पहले और उस तुर्की इतिहास में ऐसा नहीं था कि पूरे विश्व में कहीं महिलाओं ने शासन नहीं किया, या मैंने आपको बताया था कश्मीर में रानी दिद्दा का शासन रहा है, या भारत में तो बहुत सारी आपका महिलाओं ने शासन चलाया है, लेकिन भारत में जो तुर्क आए थे उनमें ये पहली महिला थी। तो वहां तो बड़े कॉन्ट्रडिक्शंस हुए, सब लोगों ने इसको अपोज किया कि यार एक महिला का आदेश हम कैसे मान सकते हैं, कैसे सुन सकते हैं। उसने कहा कोई बात नहीं, थोड़ा रुको। इल्तुतमिश ने कहा थोड़ा तुम वेट करो, मेरी डेथ के बाद में आपको खुद पता चल जाएगा कौन योग्य है और कौन अयोग्य है। तो फिर इल्तुतमिश की डेथ हो जाती है। तो जो जितने भी लोग रजिया के खिलाफ थे, अब रजिया के खिलाफ कौन है, मैंने बताया था इल्तुतमिश ने एक संगठन बनाया था तुर्क चहलगानी। तुर्क चहलगानी में कितने सरदार हुआ करते थे? तो 40 सरदार उसमें हुआ करते थे। अब उन 40 सरदारों का गुट बन गया, कुछ लोग तो रजिया के पक्ष में थे और कुछ लोगों ने बोला नहीं, हम महिला का आदेश का पालन नहीं करेंगे। कुछ जो लोग थे वो किधर चले गए, तो उनको लगा कि रुकनुद्दीन फिरोज का बेटा है और ये ज्यादा मतलब आपका योग्य शासक नहीं है, तो अगर इसको गद्दी पर बिठा दें तो रूल तो हमारा ही रहेगा, शासन तो हमारा ही चलेगा। तो उन्होंने इसको क्या किया, रुकनुद्दीन फिरोज को इल्तुतमिश की डेथ के नेक्स्ट डे ही, अगले ही दिन इसको गद्दी पर बिठा दिया। ठीक है। अब विद्रोह हुआ वहां पर, थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन कहते हैं कि जो ज्यादा ताकतवर सरदार थे वो रुकनुद्दीन फिरोज के पक्ष में हो गए, क्योंकि रजिया के तो अंडर में शासन उनको करना पड़ता। बात क्लियर है, क्यों रुकनुद्दीन फिरोज को बिठाया गया और क्यों रजिया की जो इल्तुतमिश की इच्छा थी उसको फॉलो नहीं किया गया, क्योंकि इल्तुतमिश की डेथ हो चुकी है। अब इसकी मां जो है ना शाह तुर्कान दरअसल में ये आपका मतलब अगर मैं आपको बताऊं एक दास थी, शुरुआत में एक दासी थी, क्योंकि इल्तुतमिश के समय क्या हो गया, इल्तुतमिश ने पूरी दुनिया से जो सुंदर स्त्रियां थी उनको उठा करके अपने हरम में रखवाया था। प्राचीन काल में आप शासकों को देखोगे तो उनके समय पर हरम हुआ करता था। हरम का मतलब है वो सुंदर स्त्रियों को बंद करके रखते थे। ठीक है, एक बड़ा एक स्थल बना करके, और उसमें जो है बहुत कम लोग ही आ जा सकते थे। कम लोग का मतलब है, जैसे मैं आपको बताऊं, इल्तुतमिश के हरम में सिर्फ और सिर्फ जाने की इजाजत थी इल्तुतमिश के अलावा कभी कभार किसी चिकित्सक को अगर किसी महिला को दिक्कत हुई, या फिर रजिया वहां पर जा सकती थी। इल्तुतमिश के बेटे भी हरम में नहीं जा सकते थे, क्योंकि आप देखोगे इल्तुतमिश की जितनी भी पत्नियां हैं सारी की सारी, उनमें से सभी दासियां एक को छोड़ करके, एक है उसमें आपका कुतुबी बेगम, जो आपका रॉयल क्वीन हुआ करती थी। कुतुबी बेगम का मतलब है क्योंकि वो कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी थी। हम सब करके मुझे बताएं, एक बार सारे लोग जानते हैं ना, ऐबक ने अपनी बेटी की शादी इल्तुतमिश से की थी, यानी इल्तुतमिश ऐबक का दामाद था और गुलाम भी था। ये बात से तो सभी परिचित है। तो वो जो उसकी ऐबक की बेटी थी कुतुबी बेगम, उस बेटी से पैदा हुई रजिया सुल्तान, यानी रजिया सुल्तान का नाना जो है वो ऐबक है और पिता इल्तुतमिश है, यानी वो दोनों तरफ से आपका क्या हो गई, आपका राजाओं का ब्लड उसमें है। तो वो छोटी सी उसका जो पालन पोषण हुआ वो राज परिवार में ही हुआ, जबकि इल्तुतमिश के बाकी बेटे इधर उधर पले हैं कहीं, वो राज परिवार में उस तरह से मतलब राजसी तरीके से उसका जीवन नहीं हुआ। तो कहते हैं रजिया में इसी वजह से बहुत सारे शासन चलाने के गुण मौजूद थे। अब ये शाह तुर्कान तो एक दासी थी, अब तो ये हरम में रही, तो वहां पर तो और भी आपका बहुत सारी पत्नियां रहती थी इल्तुतमिश की, अस्थायी तौर पर पत्नियां। ठीक है, मतलब हरम बहुत प्रचलित रहा है, मुगलों तक भी हरम बहुत प्रचलित रहा है। दुनिया की खूबसूरत स्त्रियों को ये अपना जो है ऐसे समझो किडनैप करके रखा है। हरम का सीधा सीधा मीनिंग ये है, ठीक है, किडनैप करके या मतलब जबरन स्त्रियों को रख लेना। अब क्या होता है यहाँ पर कि आपका इस भी आप समझ गए होगे, तो बाकी जब हरम में तो स्त्रियों के बीच में बड़ा विरोध होता है, तो बड़ा विरोध में रहती थी। अब ये देखती थी कि बाकी भाई कल को कुछ ऐसा मौका आएगा तो मैं इनके कल ठिकाने लगाऊंगी। तो जो बाकी इल्तुतमिश की जितनी भी बेगम थी, इसने इतने अत्याचार किए उन सबके साथ में, उन बेगमों को पिटवाया, किसी ने विरोध किया तो उसको फिर इसने जान से मरवाया। मतलब सारी कंट्रोलिंग जो वो सारे के सारे सरदार सोच रहे थे ना कि भाई हमको मिलेगी, लेकिन वो सरदारों को ना मिल करके, ना रुकनुद्दीन फिरोज को मिल करके, वो सारी की सारी शक्ति किसने अपने सेंटर में कर ली, किसके केंद्र में पहुंच गई, तो शाह तुर्कान। यहाँ पर इसको पता चलता है कि कुछ सरदार ऐसे हैं जो मिलकर के क्या कर रहे हैं कि इल्तुतमिश का एक बेटा है, इल्तुतमिश के एक बेटे का नाम था उसका कुतुबुद्दीन, वो कुतुबुद्दीन नहीं, एक छोटा बेटा कुतुबुद्दीन था, उसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर ही रखा गया। तो जैसे ही पता चलता है शाह तुर्कान को कि इल्तुतमिश के छोटे बेटे को राजा बनाना चाह रहे हैं और इसको हटाएंगे मेरे बेटे को, तो उसने उस कुतुबुद्दीन को भी मरवा दिया। तो मतलब बहुत विरोध हुआ फिर इसका कि भाई ये तो मतलब चीजें उल्टी ही हो गई, इससे ठीक तो रजिया को ही बना लेते, कुछ लोगों के मन में मतलब थॉट प्रोसेस में आने लगा। अब इसके समय पर क्या हुआ, एक लिख लेना, इसके समय पर क्या हुआ, क्या बोलेंगे, ठीक है, हमने प्रांतीय इक़्तिदार में आपसे पूछना चाहूंगा, एकता का अर्थ मैंने आपको क्या बताया हुआ है, एकता को आप क्या कहेंगे? प्रांतीय का मतलब था प्रोविंशियल, यानी कि छोटे छोटे। एक तो जो तुर्की सरदार हैं 40 में, वो तो तुर्क चहलगानी में है, वो तो बहुत मजबूत थे, वो तो लोगों के साथ जबरदस्ती धन की लूट करके अपना खजाना भर रहे थे और अपनी स्थिति को मजबूत कर रहे थे। लेकिन जगह जगह भी भारत में क्या था उनका, जैसे लाहौर है, बदायूं है आपका, या एक हांसी हुआ करता था उस समय पर, मुल्तान, ये 4 जगह जो मैंने लिया, इन 4 जगह के प्रांतीय इक़्तिदारों ने क्या कर दिया, वो उसको अपोज कर दिया कि भाई इसको तो जो है गद्दी पर नहीं रहने दो, और वो सब दिल्ली की तरफ चल दिए अपना इकट्ठा होकर, भाई इसको हटाएंगे, वहां जाकर फिरोज को और इसकी मां को भी हटाएंगे। अब इस टाइम पे ये निकल गया आपका उनके विद्रोह को दबाने, तो ये दिल्ली में नहीं है। अभी इस समय पर फायदा उठाया रजिया सुल्तान ने। रजिया सुल्तान आपका शुक्रवार के दिन, यानी जिस दिन आपका जुमे की नमाज पढ़ी जाती है, उस दिन वो घोड़े पर बैठी और उसने लाल कपड़े पहने। रजिया सुल्तान एक बेहद मतलब सुंदर स्त्री थी, उसके बारे में हर एक इतिहासकार ने कहा है कि रजिया बेहद सुंदर थी। रजिया को ध्यान से मत देना, मेरी बात सुनना ध्यान से, मैं क्या बोलता हूँ, रजिया के आगे खड़ा हो जाता हूँ। तो उसने क्या किया कि लाल कपड़े पहने और वो पहुंच गई आपका जहां पर नमाज पढ़ी जा रही थी दिल्ली में, तो मस्जिद के सामने पहुंच गई। चलो, तो वहां जाकर के वो लोगों से अपील करती है। अब वो अपील क्या करती है, अपने पिता की इच्छा बताती है। पहले तो मेरे पिता की इच्छा ये थी कि मुझको गद्दी पर बैठाया जाए, और ये कैसा शासन है, ये कैसी दिल्ली है कि मेरे पिता की इच्छा का पालन, इसके दिल्ली के सुल्तान की इच्छा का पालन तुम लोग तक नहीं कर पा रहे हो, और वहां राज दरबार में इतने अत्याचार हो रहे हैं, राजा के परिवार के बच्चों को मारा जा रहा है, गरीबों को पीटा जा रहा है, जो वहां पर दासियां हैं उनके साथ में अत्याचार हो रहे हैं। तो जब उसने ये भाषण दिया, कहते हैं कि रजिया का सुंदर रूप देख करके वहां जितने भी युवा थे वो सब रजिया के साथ हो गए, मतलब कुछ भावनात्मक रूप से, कुछ सौंदर्य की वजह से। लड़के, नए नए लड़के
अब कहते हैं कि वहां पर तो कुछ बुजुर्ग थे, वो ये कह रहे थे लाली घर की लड़ाई है तुम्हारी की यहाँ की बात कर रही हो तुम, घर का मैटर घर में सुलझाओ, यहाँ लोगों को क्यों भड़का रहे हो, वो भी राजा के खिलाफ भड़का रहे हो, गलत बात है। लेकिन वो कहते हैं कि अपना स्पीच देती रही और हाथ में उसने तलवार ले रखी थी। अब तो भैया उसके साथ में फिर खबर फैली तो लोग किले पर इकट्ठा होने लगे, लोग दरबार में पहुंच गए दिल्ली, और कहते धीरे धीरे वो संख्या बढ़ी तो उन्होंने फिर जो अंगरक्षक वहां पर खड़े थे सिक्योरिटी के लिए, तो फिर उनका खौफ उनके अंदर नहीं रहा और वो तोड़ करके अंदर पहुंच गए और दिल्ली के स्टेटमेंट आता, दिल्ली के मंचलों ने शाहतुर खान की गर्दन काट ली। अब शाहतुर खान की गर्दन काट ली तो वो कहां पर है आपका फिरोज, फिरोज चला है कहां से आपका, वो तो एक विद्रोह को दबाने गया था, फिरोज वापस आया। अब यहाँ पर फिरोज जो है वो भी क्या करता है कि भाई हम भी सामना करेंगे चल करके, लेकिन इसमें क्या होता है फिर आकर के जनता इतनी उत्साहित थी कि फिरोज को भी मार दिया गया। तो कहने का मतलब है फाइनली कौन आ गई, रजिया सुल्तान आ गई, रजिया सुल्तान। ठीक है, पूरी कम की संख्या 40 है। ठीक है, और साथ में क्या था, जो प्रांतों से लोग इकट्ठा हो रहे थे छोटे छोटे से, जैसे मैंने बताया मुल्तान बताया आपका, जो प्रांतीय इकतेदार थे, तो प्रांतीय इकतेदार क्या कर रहे थे, किसको गद्दी से हटाना चाहते थे। प्रांतीय इकतेदार जब इकट्ठा शुरू होने हुए आपका, चाहे वो बदायूं के आप कहें या हाँसी पड़ता था इनके समय पर, वो भी एक इकता था, हाँसी था आपका, मुल्तान था आपका, मुल्तान। ठीक है, तो ये सारे के सारे लोग क्या करना चाहते थे कि कैसे भी करके जो फिरोज है उसको गद्दी से हटाया जाए। ये सब चले क्यों थे, तो इन सब ने जो संघ बनाया था वो संघ बनाया गया था फिरोज को गद्दी से हटाने के लिए। तो आप कहेंगे हाँ जी सही बात है। तो जब इन बाकी के तुर्क सरदारों को पता चलता है कि भाई प्रांतीय इकतेदार इकट्ठा हो रहे हैं और वो सब फिरोज को गद्दी से हटाएंगे, तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है अगर ये सब इकट्ठे हो जाएंगे फिरोज को गद्दी से हटा दिया जाएगा। तुर्क सरदार किसके खिलाफ थे, ये चाहते थे कि रजिया के आदेशों का पालन हमें करना पड़ेगा, इसी बात से तो परेशान थे। लेकिन जब इनको पता चला कि यार शासन तो प्रांतीय इकतेदार अगर सारे इकट्ठा हो गए तो फिर तो हम भी ना तो सत्ता में रह पाएंगे और ना फिरोज रह पाएगा, तो जिस रजिया का हम विरोध करें क्यों ना हम उसको समर्थन कर दें। इनकी आपस में मीटिंग होती है कि भाई क्यों ना हम इनका समर्थन कर दें, और इन सारे लोगों ने क्या कर दिया कि तुर्क सरदारों ने सारे लोगों ने आपका समर्थन दे दिया रजिया को। बात क्लियर है। और साथ में सब लोगों के अंदर एक छवि भी बन गई थी रजिया को, क्योंकि रजिया जब स्पीच देती है दिल्ली में लोगों के सामने तो वो ये कहती है कि अगर मैं योग्य शासिका सिद्ध नहीं हुई तो मेरी गर्दन काट देना, यानी मुझे शासन से हटा देना। अब यहाँ पर 3 स्टेटमेंट पूछे गए यूजीसी परीक्षा नेट एग्जाम में कि उसने इस तरह का स्टेटमेंट दिया था, उस स्टेटमेंट को लिखा, मैं आपको दिखाऊंगा उसको। ठीक है, एक ये है कि जब उसने स्टेटमेंट दिया तो जो तुर्की मुसलमान थे उनकी उदारता दिखी और उन्होंने एक महिला को अपनी शासिका मान लिया। भाई एक्सेप्ट किया ना, तभी तो रजिया गद्दी पे आई, तभी तो लोगों ने उसका साथ दिया, तो मन से एक्सेप्ट कर लिया। आप कहेंगे हाँ जी। और तीसरा बिंदु ये आता है इसमें, आप इसको सोचिए कि तीसरे बिंदु में ये आएगा कि भाई अगर लोग उसको सपोर्ट करें, यानी कि जनता का प्रतिनिधित्व बढ़ा या नहीं बढ़ा, ये मुझे बताएं, हाँ या ना। आप कहेंगे हाँ जी, तो जनता का पार्टिसिपेशन बढ़ा है ना, जनता के सहयोग से बनी है, तो उसको जनता की चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब पहले क्या होता था कि लोग बहुत विरोध करते थे शासकों का, इतने अत्याचारी शासक थे, लेकिन रजिया ने लोगों की सोच और समझ का ध्यान रखा। तो ये कहते हैं कि रजिया को इंटरनली तो कोई हरा नहीं सकता था, मतलब दिल्ली के अंदर तो उसके खिलाफ षड्यंत्र हो नहीं सकते थे, क्योंकि अब लोग उसके पक्ष में हो गए थे। अगर कोई अगर कानाफूसी करके उसके खिलाफ कोई बात भी करता है या सरदार कुछ अभियान चलाते हैं, किसी से कहते तो सीधी सी स्वाभाविक सी बात है वो बात रजिया तक पहुंच जाती, क्योंकि वो लोगों के सपोर्ट से बनी है। देखो बिना युद्ध के बनी है, बिना सीधे युद्ध के बनी है, और वंशानुगत तरीके से भी नहीं बनी है, क्योंकि उसको सपोर्ट किसका है, लोगों का, और जनता की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि भाई ये जो सारे के सारे सरदार हैं ये बोलते हैं कि ठीक है हम तो रजिया के साथ होने में ही हमें फायदा है, तो क्योंकि रजिया उनको फिर मीटिंग करके प्रॉमिस भी देती है कि ठीक है चाचा तुम्हारी शक्ति बनी रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, तो बढ़िया तरीके से रहना, तो उस समय पर वो क्या करते हैं उसको समर्थन दे देते हैं। अब समझना बात आगे की, ये बता दें यहाँ से। अब रजियाबाई फुले जी, उनका देहांत हुआ था। सावित्रीबाई फुले जी, उनके पास कौन सा पद था, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप उनके बारे में क्या जानते हैं। तो आपको भारत की पहली शिक्षिका थी भैया, शिक्षिका। तो उनके जो पति हैं बाबा ज्योतिबा फुले जी, उन्होंने उनको पढ़ाया शादी के बाद में। तो जब पढ़ाया उनको तो उनका खुद की फैमिली खिलाफ हुई पहले, यार बहू को पढ़ा रहा है, यार बहू को पढ़ाने का क्या मतलब है, ये समाज आसपास के परिवेश में चीजें ऐसे होती नहीं है, ये हमको जीने नहीं देंगे। तो कहते हैं कि भाई वो घर में तो शिक्षा बंद हुई, लेकिन जब वो खेत वेत पर काम कर रहे होते थे तो उस समय वो उनका खाना देने जाती तो उनको समय पर पढ़ाते। और वो मतलब इतनी विद्वान हुई, विदुषी महिला बोलेंगे, विद्वान नहीं बोलेंगे महिला को, वो इतनी विदुषी महिला हुई कि आप समझिए जब वो आपका 13 साल की थी उस समय पे उन्होंने अपनी सभी चीजों को तैयार करके अगले 4 वर्ष चीजों को बहुत अच्छे से सीखा, और 17 वर्ष मतलब 16 से 17 उम्र की अवस्था में वो एक टीचर बन गई और स्कूल खोल लिया उन्होंने। उनके स्कूल में शुरुआती दौर में 9 बच्चे आए, फिर धीरे धीरे 25 फिर 150। तो जब उन्होंने समाज में उन लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया जिनकी शिक्षा के लिए मनाही थी, जिनको अछूत कह दिया गया या शूद्र कह करके जिनके बच्चों की शिक्षा रोकने के प्रयास किए गए और उनको आगे बढ़ने से वंचित किया गया, ऐसे बच्चों को उन्होंने पढ़ाया, वंचित बच्चों को। तो सोचो कितना उनको विरोध झेलना पड़ा होगा। आप कहेंगे हाँ भैया, लोगों ने ऐसे उनको मतलब कीचड़ उछाली जब वो स्कूल पढ़ाने जाती थी, और मतलब पत्थर कंकड़ तक भी लोगों ने मारे, आपकी सड़ी हुई सब्जियां उनको मारी। तो वो ये कहती थी कि काका मैं तो आपकी बहनों को ही तो पढ़ाने जा रही हूँ, तो आप लोग क्यों की स्थिति का। अब रजिया चूंकि गद्दी पर आ गई, इंटरनल चीजों को उसने मजबूत कर लिया, तुर्की जो सरदार थे उन्होंने भी उसको सपोर्ट कर दिया। तो इसने क्या बोला कि भाई मेरे पीछे जो लोग ये बोलते हैं कि एक लड़की शासिका नहीं हो सकती, तो इसका कारण क्या है। हम सबके पास बराबर दिमाग है, हम लोगों के पास 2 आंखें हैं, ठीक है, हाथ हमारे पास हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो ड्रेस सेंस है ना महिलाओं का, ये बुर्का त्यागना होगा। तो उन्होंने सबसे पहले जो महिला वस्त्र थे वो त्यागे और पुरुषों की भांति वस्त्र पहनने शुरू किए, जिसमें 2 चीजें आती है, उनकी जैकेट पहनती थी और कैप। रजिया कोला अमीर याकुर सारे साथी बोले एक बार, तो आप कहेंगे भैया इसको आपका क्या बोलते थे, हमने आपको बताया था हेड ऑफ स्टेबल, अश्वशाला का अध्यक्ष होता था, घोड़े जहां पर बंधे होते थे उसको केंद्र रहता था। तो इसको और आगे बढ़ाया उसने, अमीर याकुर से उसको बनाया अमीर हाजिब, अमीर ए हाजिब। अमीर हाजिब पद क्या होता था भैया, अमीर हाजिब पद का मतलब होता था आपका शाही शाही प्रबंधक, यानी आपका एक रॉयल मैनेजर होता था। रॉयल मैनेजर जितने भी काम होंगे शासन के वो कौन देखेगा, वो शाही प्रबंधक देखता था। राजा से कौन मिलेगा, आपका सुल्तान से कौन मिलेगा या रानी से कौन मिलेगा, साथ में जो अरेंजमेंट्स होंगे ये कहां पर जाएंगे, जैसे कि आज आप देखते ही होंगे सचिव होते हैं, तो एक तरीके से सचिव बन गया। और हमेशा ये रहता था आपका किसके साथ में, रजिया के साथ में। तो अब लोगों को लग रहा है कि शक्ति जब बढ़ी तो लोग इससे भी ईर्ष्या करने लगे। जब भी व्यक्ति तरक्की करेगा या किसी व्यक्ति की शक्ति बढ़ेगी तो उसके खिलाफ में एक वर्ग हमेशा पैदा होगा जो उसे ईर्ष्या करते हो। यानी कि आप, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बताता था, आप ईश्वर भी हो जाएंगे अगर, तो तब भी आपके खिलाफ एक वर्ग हमेशा मौजूद रहेगा। तो आप अपने जीवन में कभी उन लोगों की चिंता मत करना जो आपसे ईर्ष्या रखते हो। इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिनसे कोई ईर्ष्या न करता हो, कोई व्यक्ति नहीं। आप नेगेटिव इज ऑल्सो प्रेजेंट, तो दोनों मौजूद है, साथ साथ होते हैं। तो इसके ऊपर फिर आरोप लगाने शुरू किए सब लोगों ने। ये याकूत को क्यों रखती थी, याकूत मतलब अच्छा समझिए तुम, वो सैनिक कार्रवाई में बहुत खतरनाक आदमी था। एक तरफ 100 लोग और एक तरफ आपका याकूत, इतना खतरनाक लड़ाका था वो। अब रजिया जब घोड़े पे चलती थी तो रजिया के पीछे जो घोड़ा रहेगा वो किसका रहेगा, याकूत का। कोई मंत्री, कोई सरदार, कोई किसी को इजाजत नहीं थी रजिया के घोड़े और उसके घोड़े जब चल रहे हो तो बीच में कोई और आ जाए या बराबर में भी कोई आ जाए, आगे रजिया पीछे याकूत। अब जब रजिया घोड़े पर बैठती थी तो वो उसकी हेल्प कर देता था थोड़ी सी, या बैठ जाओ, जब भी साया वही है उसकी परछाई है वो, तो लोगों ने बोला इन दोनों का अफेयर है।
बोले इन दोनों का चक्कर चल रहा है, और बोले ये तो रजिया कह रही थी जनता की चीजों को ध्यान में रखूंगी। भाई स्त्री के लिए सबसे आसान क्या रहा है समाज में? किसी भी स्त्री को बस ब्लेम कर दो, उसके ऊपर कोई कलंक लगा दो, या मान के चलो उसको बदनामी का थोड़ा सा प्रयास कर दो, ये सबसे बड़ा प्रयास होता है स्त्री के लिए। तो वही काम उन्होंने किया। तो इसके खिलाफ में ग्रुप पैदा हुआ, अफवाहें शुरू हुई, जो लोग इसके खिलाफ थे रजिया के शासन के खिलाफ, क्योंकि उनको दिख गया कि रजिया हमको कमजोर करेगी और इसको भी मजबूत करेगी। बात क्लियर है? तो याकूत धीरे धीरे तरक्की करता रहा भैया। अब इस समय पर क्या हुआ याद रखना, ये जो याकूत है इसके समय पर आपका जो अन्य प्रयास हुए थे, यहाँ पे छोटे से में लिख लेना, रणथंबोर, कभी आप सोचे हिंदू राजाओं की क्या स्थिति थी, और ग्वालियर, यहाँ 2 जगह प्रयास हुए थे, और रजिया के समय ये वापस कर दिया गया, वापस कर दिए गए, वापस कर दिए गए। ठीक है, यानी यहाँ पर भी आपका सेना गई थी रजिया की, लेकिन उसको घेर लिया रणथंबोर के किले में। तो यहाँ पर रजिया ने समझौता किया कि भाई लड़ेंगे नहीं, समझौता करना ठीक है। तो उस समय के जो शासक थे, जो हमारे हिंदू शासक थे, जो अपने मतलब चरमोत्कर्ष के लिए यानी कि अपने क्या बोलेंगे अपने राज्यों को वापस पाना चाह रहे थे, तो रजिया ने उनको सपोर्ट किया, और रजिया ने अच्छी ट्रीटी सबके साथ में साइन की, क्योंकि उसको पता था कि विद्रोह नहीं करते हैं, अभी आंतरिक रूप से कुछ चीजें आपका सेटल नहीं है, पहले उनको सेटल कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके बाद कबीर खान अयाज, ये था आपका लाहौर में, लाहौर में। और इन तीनों लोगों ने आपस में बातचीत करके एक संगठन बनाया, और उस संगठन में क्या बोला गया कि भाई रजिया को दिल्ली के अंदर तो हरा ही नहीं सकते हम, पॉसिबल ही नहीं है। उसके बारे में कुछ बात होती तो रजिया को पता चल जाता है मेरे खिलाफ ये साजिश चल रही है, बोले उसको मतलब लोगों का सपोर्ट है, तो कैसे भी करके इसको दिल्ली से बाहर निकालो। तो उन्होंने काम करते हैं, बारी बारी से रिवोल्ट करते हैं, बारी बारी से विद्रोह करते हैं, और उस विद्रोह को सबसे पहले किया कबीर खान अयाज ने। इसने जो वहाँ पर आपका जो भी पैसा जाता था उसको खत्म किया, और आसपास के उसके सैनिक जो उसके अपने रजिया के करीबी लोग वहाँ पर नियुक्त थे लाहौर में, उनकी हत्याएं करवाई। तो रजिया को ये मैसेज मिलता है, और रजिया आपका कहते हैं कि एक दिन सो के उठा कबीर खान अयाज, और अगले दिन रजिया उसके सामने। तो रजिया ने पता भी नहीं लगने दिया। उन सबका क्या था कि जैसे भी हमारे गुप्तचर हमको बताएंगे कि उधर से चल चुकी है, तो हम अपनी सेनाओं को इकट्ठा करके और बीच में कहीं रोक लेंगे उसको। लेकिन वो तीव्र गति से गई, और लाहौर में जाकर के इस कबीर खान अयाज के विद्रोह को दमन कर दिया उसने, मतलब सप्रेस कर दिया इस रिवोल्ट को। उनको मौका ही नहीं मिला इकट्ठे होने का। इसके बाद में क्या होता है, 10 दिन बाद कबीर खान अयाज के विद्रोह के 10 दिन बाद अल्तुनिया ने विद्रोह किया। अब यहाँ पर इन्होंने चालाकी कर ली कि भाई अल्तुनिया अगर विद्रोह करेगा तो आपका वो इसको भी सप्रेस करने आएगी, इस रिवोल्ट को भी दबाने आएगी। अब वो गई भी, अब उसके साथ में याकूत भी था। तो सारे लोगों ने मतलब आपका क्या किया, वहाँ पर कानाफूसी शुरू करी। पहले तो जनता के बीच में करते थे दिल्ली में, रजिया के इससे बहुत गलत संबंध है, बहुत खराब तरीके से, सोच भी नहीं सकते तुम, इतने गलत संबंध है। और फिर सेना में जाते जाते भाई ये तो जो कुछ कर रही है ना याकूत के लिए कर रही है, और ये तो देखना एकदम याकूत को सब कुछ बनाएगा। बाकी जो सेना थी, सरदार थे, उनके दिमाग में भी आ गया, वो अपने सामने देख भी रहे थे याकूत के प्रमोशन होते हुए, उसके नजदीकी को भी वो देख रहे थे, पूरी दिल्ली देखती थी। उनका यार बात तो ठीक है। तो कानाफूसी का अभियान जब सेना में चलाया गया, तो ये अल्तुनिया के किले के बाहर खड़ी थी, उसको बोलते हैं यहाँ पर इसका किला था किला मुबारक। जैसे एसएससी सीजीएल ने पिछले वर्ष क्वेश्चन पूछा कि रजिया सुल्तान को किस किले में कैद करके रखा गया था, किला मुबारक या किला मुबारक बोलते हैं। तो किला मुबारक के बाहर में उस विद्रोह को दबाने इसकी सेना खड़ी थी, लेकिन इसकी सेना तो आपस में लड़ गई। सेना में इतना विद्रोह हो गया, सेना आपस में लड़ गई और याकूत मारा गया। तो यहीं पर क्या हुआ था, यहीं पर साथी क्या हो गया था, किला मुबारक के पास में याकूत मारा गया, याकूत मारा गया। अब क्या था, तो सेना हावी हो गई, और इसको अल्तुनिया ने क्या कर लिया, यहीं पे आपका किला मुबारक में रजिया को कैद कर लिया, रजिया को कैद कर लिया, रजिया गुंडों में फंस गई, कैद कर लिया, इसी को कहा जाता है रजिया वाज अरेस्टेड। मतलब सूत्रधार में कहूँ कि तीनों लोगों में कौन कामयाब हुआ, तो ये इसका ऐसे समझो, ये लीडर है इनका। कौन लीडर था, अमीर हाजिर एतकीन इनका लीडर है। बात क्लियर है? तो रजिया वहाँ पर कैद है। अब सारे लोग खुश हैं, जितने भी तुर्क सरदार थे भी फिरोज पहले मारा गया, रजिया आपका फंस गई। अब तो भाई हम अपने तरीके से शासन चलाएंगे। तो यहाँ पर जो एतकीन है ये बहुत चालू किस्म का आदमी है। इसने कहा अगला राजा कौन बनाया जाए, कोई तो चाहिए दिल्ली में राजा। और दिल्ली के जो सुल्तान है वो आपस में अपने पार्टी वार्टी शुरू कर दी उन्होंने, चीयर्स करके, और उन्होंने तो शुरू कर दी अपनी पार्टी वार्टी भी, अपनी दिल्ली तो अब अपनी है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पे पहले छोटा सा आगे की स्टोरी बताएंगे, फिर थोड़ा पीछे लेके आएंगे, ठीक है? यहाँ पर देखना, एक छोटी सी बात लिख लेना, क्या बोले भाई कल को ये भी दिक्कत पैदा करेगा, ये लोग गद्दी पे बैठने से पहले झूठ बोलते हैं, सारे नेता जैसे झूठ बोलते हैं। नेताजी बोलते हैं झूठ नहीं गद्दी पे बैठने से पहले, तो ऐसी शासक भी ऐसे वादा करते थे, बोले इनका भरोसा ही नहीं कर रहा। रजिया भी कह रही थी चाचा तुमको बहुत पावर्स मिलेंगे, और बाद में क्या उसको काड़ू को दे दी सारी पावर्स, है ना? क्या बोली उसने, ऐसी बात करती जनता आपस में, बोले देने को हमको बोल रही थी पावर्स हमको देंगे, और दे दे किसको, काड़ू को। भैया बड़ी दिक्कत हुई इस बात से। तो इसने कहा कि काम करेंगे, बहराम साहब को पहले से ही होल्ड करके रखेंगे, और इससे बोलेंगे कि भैया तेरी शक्ति नहीं रहेगी बिल्कुल भी। एक नया पोस्ट क्रिएट करते हैं, और तभी गुलाम वंश पे एक नया पोस्ट क्रिएट किया गया, नायब ए मुमलिकात। क्या नाम है? इन्होंने बहराम साहब से कहा एक न्यू पोस्ट, एक नया पद होगा, नया पद होगा, उसको बोलेंगे नाइब ए, या नायाब भी बोलते थे, नाइब ए मुमलिकात। ये प्रधानमंत्री पद है, ये समझिए, देश में से वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के हाथ में। बोले कि ये जो है नाइब ए मुमलिकात जो पोस्ट होगा, सब कुछ इसके हाथ में होगा, सब कुछ इसके कंट्रोल में होगा, ठीक है? और भाई तुम कुछ नहीं करोगे, तुम बस कठपुतली बने रहोगे। बहराम साहब बहुत योग्य साहब, बोला अच्छा गद्दी मिल रही है बदले में, और साथ में कुछ करना भी नहीं है, आप सब कुछ देख लोगे, राजा मैं हूँ। उन्होंने कहा हाँ। बोला इससे ज्यादा मुझे क्या है, तुम अपने तरीके से रहो, शक्ति राजा मुझे घोषित करो, क्योंकि अयोग्य आदमी तो आपको पता है भाई, जिसके अंदर योग्यता होगी वो तो ये कहेगा ना कि मैं तो अपनी योग्यता से प्राप्त करूंगा। अब जो जिसके अंदर योग्यता ही नहीं है, तो वो तो चाहेगा ऐसे ही करके बस अमीर बन जाऊं मैं, कुछ तो ताल लग जाए, क्योंकि उसके पास कोई और नीति है नहीं। जैसे कि आपका एक तो होता है, बोलते हैं ना, एक तो होती है आपका साथी पीढ़ी। अब इसका तुम जलवा देखो, जलवा, इसकी छोटी सी बात लिख लेना, बहराम शाह की हत्या, बहराम शाह की हत्या 1242 में हुई। बहराम शाह की हत्या क्यों हुई? राजा तो बना दिया इसको, फिर क्या दिक्कत है? तो जो आपका नया पद नायब ए मुमलिकात है, किसको दिया गया? एतकीन को। क्यों, किसको मिली ये पोस्ट? एतकीन को ये पोस्ट मिली। अब एतकीन तो शक्ति तो चाहता ही था कि भाई मुझे जो है वो शक्ति मिले, एतकीन। और एक यहाँ पर एक वजीर और बना था, उसको भी नोट कर लेना, इन दोनों का क्योंकि बहुत रोल है आगे चल के। मुहाजबुद्दीन, ये दोनों ही पद क्रिएट किए गए, मुहाजबुद्दीन और आपका नायब ए मुमलिकात, और ये बना एतकीन और वजीर। ये दोनों कौन है? दोनों फास्ट फ्रेंड भी हैं, बहुत नजदीकी दोस्त भी हैं दोनों, ठीक है? तुर्की सरदार थे दोनों के दोनों, बहुत तगड़े दोस्त भी हैं। तो होता क्या है कि जैसे ही ये बना नायब ए मुमलिकात, तो इसने किया कि भाई एक तो बहराम शाह की लड़की से इसने कह दिया ना, राजा तो डिसेबल है, राजा के पास तो शक्ति ना होने की बात वो कर रहा है, तो पहले तो बहराम शाह की जो सबसे खूबसूरत पुत्री थी उससे शादी कर ली उसने। देखो तुम चाचा एतकीन को कितना आतंक मचाता है। और तुरंत क्या करता है, बोलता है सुल्तान कितने हाथी हैं उसके गेट पे, बोले दो। बोला मेरे गेट पे 4 हाथी खड़े करो, इसके गेट पे 4 हाथी। सुबह को जब मैं उठूँ तो 9 बजे, नगाड़े वगैरह ये सब बजे, राजा भी सो रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उठूंगा तो सबको पता होना चाहिए एतकीन उठ चुका है। उसने बोला कि भैया एक बात बताओ, बहराम शाह के साथ में कितनी अंगरक्षक सेना चलती है? बोला भाई साहब 500 सैनिक चलते। बोला मेरे साथ 1000 चलेंगे। सब कुछ दोगुना कर दिया। जिस आदमी को तुम राजा का पद दे चुके हो, तो वो कहीं ना कहीं ईर्ष्या तो करेगा जब उसके सामने इस तरह के एक्ट करोगे तुम।
अब मान के चलो तुम गांव में बड़े रसूख वाले व्यक्ति हो, बड़े सामान्य व्यक्ति हो, अब तुम चलते हो अपने जिस तरह से भी, तुम सोच रहे हो कि मैं राजसी एम्बेसडर में चल लेता हूँ, हमारे दादाजी की थी, पिताजी हमारे चले इसमें, अब मैं भी इसी में चलूंगा, या आप कोई ऐसे ही कुछ ले आए मर्सिडीज वगैरह। बहराम साह ने, याद रख लेना इसको, बहराम साह ने बोला कि इसको चुपचाप रातों रात मार दो, तो इस एतकीन को रातों रात खत्म कर दिया गया, रातों रात सोते हुए। और इस मुहाजिबुद्दीन को दिखाया कि मैं तो ये चाहता हूँ यार, ये आदमी काम करनी था, मैं तो ये चाहता हूँ मुहाजिबुद्दीन ये शक्तियां तुम्हारे पास रहे, क्योंकि जो दोनों दोस्त हैं तो इनके एक ही गुट था इनका लगभग, तो बाकी लोग और विद्रोह न करें, उनको शांत कर दे। मुहाजिबुद्दीन मुहाजिबुद्दीन ने कहा आप सच बोल रहे हैं क्या? उसने कहा बहराम साह ने, मुहाजिबुद्दीन मैं तुमको बहुत चाहता हूँ, बहुत प्रेम करता हूँ तुमसे, तुम मेरे नजदीकी लोगों में से एक हो। मुहाजिबुद्दीन दोस्त तो दोस्ती होता है। मुहाजिबुद्दीन ने कहा साहब मैं तो एतकीन को बहुत अच्छा समझता था, लेकिन उसकी इस तरह की नीति की वो आपको ही मारना चाहता था और इसीलिए आपने उसको मरवा दिया, तो मैं तो चाहता था कि राजा हमेशा सुरक्षित रहे, लेकिन उसके दिमाग में मूर्ख लोग तुरंत निर्णय लेते हैं, बुद्धिमान लोग समय के साथ में निर्णय लेते हैं, या निर्णय ले भी लेते हैं तो सही समय का इंतजार करते हैं। तो इस समय पर मंगोल आक्रमण हुआ, याद रखना बहराम शाह के समय पर, जो बहराम शाह है इसके समय पर 1241 में क्या हुआ, मंगोल अटैक हुआ, मंगोल आक्रमण, मंगोल आक्रमण, मंगोल अटैक, मंगोल अटैक एट द टाइम ऑफ, अटैक एट द टाइम ऑफ, लिख लेना छोटी सी चीजें लिख लेना, मंगोल अटैक एट द टाइम ऑफ बहराम शाह। तो बहराम शाह ने बोला मुहाजिबुद्दीन जाओ इस मंगोल आक्रमण, मंगोल सिंध के किनारे पे बस गए थे, वो बार बार अटैक करते रहते थे, उसने कहा जाकर के इस आक्रमण को शांत करो। अब वो गया सेना को लेकर के, और तब उसने सेना के कान भरे, उसने सेना से कहा कि ये जो सुल्तान है बहराम शाह, तुम जितने भी कमांडर्स हो तुम सबको मारने के आदेश दिए। उन्होंने बोला चल झूठे, कुछ भी बेसलेस बातें कर रहा है। तो ये इसका जो करीबी आदमी था, ठीक है, बहुत इंटेलिजेंट नहीं था बहराम शाह, तो बहराम शाह से किसी बहाने से उसने, नजदीकी आदमी वही था, मुहाजिबुद्दीन ने एक आदेश पर आपका मोहर लगवा के, राजसी मोहर होती थी सबसे पहले, जो पुराने समय में राजसी मोहर ही वेरीफाई करती थी राजा का आदेश है, ऐसा नहीं फोन करके मेरी वीडियो कॉल करवा दे एक बार, तो राजसी मोहर होती थी, कहीं भेजना भी आदेश तो उसी से आता था, उसने वो आदेश दिखाया, देखिए, और वो झूठा आदेश उसने आपका तभी सेना के चलने से पहले ही बोलते कि राजसी मोहर उसने रखवा रखी थी, उसको लिखवा लिया, सबको विश्वास हो गया, बोला इसकी बहराम शाह, इसको पकड़ो उल्टा चल के, अभी चलते हैं दिल्ली। तो पूरी सेना उसके खिलाफ हो गई और पूरी सेना वापस आई, उसी सेना ने क्या कर दिया, बहराम शाह को 1242 में मार दिया। बात क्लियर है, बात क्लियर है आपको? इसका साथी था, एतकीन ने संगठन बनाया ना, एतकीन ने खुद तो ले लिया पीएम का पोस्ट, अपने दोस्त मुहाजिबुद्दीन को उसको दिला दिया वजीर का पोस्ट, इसको क्या मिला, अल्तुनिया को ठेंगा, अल्तुनिया को कुछ नहीं मिला, और उनकी पार्टी चल रही थी उधर, जब इसको कैद कर रखा था, लगभग 2 महीने कैद रही रजिया सुल्तान यहाँ पर, और उस समय पर वो पदों का वितरण हो गया, तो वो कहानी मैंने इसलिए वहाँ पर पूरी की। तो ये रोज जाता देखने रजिया सुल्तान को, रजिया सुल्तान सुंदर तो थी, और इसको कैद करके रखा हुआ, बाकी तुर्क सरदारों का इसको कैद करके रखना है अभी, ठीक है। और एक बार तो कहते हैं कि भाई दिल्ली से मैसेज भी आया कि रजिया सुल्तान को मार दो, लेकिन अल्तुनिया नहीं मारा, कहते हैं अल्तुनिया प्यार हो गया रजिया सुल्तान से। अब प्यार तो भैया बड़ी चीज़ है, उससे बड़ी चीज़ दुनिया में कोई है नहीं। मैंने आपको क्या कहा, ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग प्रेम है, और जो ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग हो उससे बड़ा कोई, मतलब दुनिया में उससे बड़ी कोई चीज़ हो नहीं सकती। अब रजिया जांच की इस बात को, अच्छा लड़का प्रेम में है, लड़की ये देख करके कि लड़के प्रेम में है, उसको फिर कोई भी दिशा दे सकती है, आबादी बर्बादी, जो चाहे वो चाहे। तो उसने देखा ठीक है इसको बोलते हैं, वो आया एक दिन उसके सामने, उसने चुपचाप उसको देखता तो रहता ही था, खूबसूरत है। रजिया सुल्तान ने भी अपने इधर उधर बाल वालों में हाथ मार के उसकी तरफ आंख मार दी एक बार। भाई साहब ये समझो आपका पूरे पंजाब में अगर उस समय पर सबसे खुश आदमी कोई था तो वो अल्तुनिया था। उसने कहा जिंदगी बन गई, जन्म ही इसलिए, हम तो पैदा ही इसलिए हुए थे, क्योंकि मनुष्य जब प्रेम में होता है तो उसके लिए फिर दुनिया तो कुछ बचती नहीं है ना। अब उसने कहा ठीक है, उसके पास गया, जी तुमने आंख मारी थी क्या मुझको अभी थोड़ी देर पहले? और रजिया तो मतलब निर्भीक थी, आंखों में आंख डाल के बात करती थी, ये शर्मा रहा था थोड़ा सा। उसने कहा हाँ जी मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। भाई साहब तुम ये समझो, अल्तुनिया पहुंच गया दूसरी दुनिया। उसने बोला ठीक है अभी शादी कर लेते हैं, क्योंकि अब रजिया के सामने विकल्प नहीं था ना, उसको पता था दिल्ली की सत्ता वापस कैसे हासिल की जाएगी। अब भाई तुर्क सरदार है, कामयाब है, और एक सुल्तान को हरा करके कैद रखा है, इससे बड़ी एबिलिटी क्या होगी? अल्तुनिया के अंदर राजा बनने के गुण भी है। उसने कहा हम दोनों चलते हैं साथ मिलकर शासन करेंगे, और दोनों गए। लेकिन जो तुर्की सरदार थे उनको इस बात में भनक लगी, और वो पहले से सरदार थे, तो कहते हैं कि रजिया का घोड़ा अल्तुनिया के घोड़े से भी तेज भाग रहा था वापस आते समय। अल्तुनिया पीछे पीछे था, अल्तुनिया पीछे से सिर्फ इतना ही चला रहा था, मरवा दिया। तो रास्ते में कहीं आराम कर रहे थे कैथल में, उसके बारे में बहुत सारी टिप्पणियां आई। 13 अक्टूबर आपका 1240 को कैथल में आराम करते हुए कुछ डाकुओं ने उनकी हत्या कर दी। रजिया सुल्तान जैसे आप देखते हो मकबरा भी 3 जगह बताया जाता है आपका, एक दिल्ली में बताया जाता है, एक टोंक में बताया जाता है राजस्थान में, और एक आपका बताया जाता है कहाँ पर, तीसरी जगह कैथल में। ज़्यादातर इतिहासकार इस बात से सहमत है कि रजिया की जो हत्या हुई वो कैथल में हुई। इस बात को लिख लेना, समझ गए सारी स्टोरी, बात क्लियर है कैसे रजिया का पतन हुआ 1242 से 46। और ये कौन था आपका, रुकनुद्दीन फिरोज का बेटा था। रुकनुद्दीन फिरोज कब से कब तक रहा भैया? तो आप कहेंगे भैया रजिया सुल्तान की जगह किसको बिठाया गया था शुरुआत में? रुकनुद्दीन फिरोज 1236 में ही रहा था कुछ और समय के लिए, सन ऑफ फिरोज, ये गद्दी पे आ गया। राजाओं ने जब आपका अभी बहराम शाह को, बहराम शाह किसकी वजह से मारा गया है? क्योंकि शक्ति उसके पास बची नहीं, शक्ति की नायब मुमलिकात के पास में। ऐसे ही जब सरदारों ने इसको बिठाया मसूद शाह को, तो मसूद शाह को भी बिठाया इस एक शर्त पे कि शक्ति किसके हाथ में होगी? तो इसके समय भी आपका याद रखना नायब मुमलिकात, नायब ए मुमलिकात पद प्रधान रहा। मुमलिकात, नायब ए मुमलिकात इस समय पे बनाया गया कुतुबुद्दीन हसन को। कुतुबुद्दीन हसन जो पहला ऐसा व्यक्ति था जो कि तुर्क नहीं था, गैर तुर्क यानी कि भारतीय मुसलमान था। तो जितने भी तुर्क सरदार थे वो इस बात से खिलाफ हो गए, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं इसके समय पर, रुकनुद्दीन फिरोज के समय पर वास्तविक शक्ति किसके हाथ में थी, ओरिजिनल पावर किसके पास थी? ओरिजिनल पावर, ओरिजिनल पावर इस समय पे पास में थी आपका मुहाजिबुद्दीन के। क्योंकि किसने मरवाया है बताओ? बहराम शाह को किस तरह से मरवाया? उसने सेना को भड़काया, झूठा आदेश पत्र दिखाया, झूठा आदेश पत्र दिखाया, तो उसने हाँ ना, आप कहेंगे हाँ जी। तो वास्तविक शक्ति मुहाजिबुद्दीन के हाथ में है, और मुहाजिबुद्दीन के नियंत्रण का एक व्यक्ति कुतुबुद्दीन हसन जो कि गैर तुर्क था, यानी तुर्की मुसलमान नहीं था, भारतीय मुसलमान था। भारतीय मुसलमान कैसे आप जानते हैं, जब लोगों के आक्रमण हुए तो बहुत सारे लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, धर्मांतरण हुए बड़े स्तर पर, बहुत सारे हिंदुओं को मतलब इस्लाम एक्सेप्ट करना पड़ा, ठीक है। तो इसके बाद में क्या है आपका वास्तविक शक्ति मुहाजिबुद्दीन जो कंट्रोल कर रहा था, तो मुहाजिबुद्दीन की धोखे से हत्या करवाई गई, ठीक है, धोखे से। मुहाजिबुद्दीन भी हटा दिया गया किसके द्वारा? रुकनुद्दीन फिरोज के द्वारा, रुकनुद्दीन फिरोज के पुत्र मसूद शाह के द्वारा। लेकिन मसूद शाह कहते हैं कि शुरुआती दौर में तो थोड़ा मजबूत था, लेकिन उसके कुछ डिसीजंस गलत हो गए। जैसे उसके 2 चाचा थे, इसके मसूद शाह के, इसके 2 अंकल हैं,
उनमें से आपका एक का नाम तो है नसरुद्दीन महमूद, जो इसके बाद में शासक बनेगा। अब वो जेल में पड़ा हुआ था, मतलब उसको जब आपका गद्दी पे बैठाया गया था फिरोज को, उस समय पे वो विद्रोह न कर दे तो उस समय से जेल में बंद था 1236 से। उसने अपने चाचाओं को उदारता दिखाते हुए बाहर निकलवाया। एक चाचा था उसका जलालुद्दीन, उसको निकाला, बोला चाचा जी लाहौर में अपनी जमीनें पड़ी हुई हैं, तुम उनको देख लो। इसको नसरुद्दीन महमूद, जो इसके बाद में गद्दी पे बैठेगा, जिस नसरुद्दीन महमूद को इतिहास में ये दिखाया गया है कि वो तो यार सल्तनत काल का औरंगजेब है, कोई खर्चा नहीं करता था और बड़ा उदार व्यक्ति था, उसने उस व्यक्ति की हत्या करवाई जिसने उसके जीवन को संवारने का प्रयास किया। तो आप बताएं बढ़िया था या बेकार था? उसको जेल से निकलवाया किसने? मसूद शाह ने। क्या बोलेंगे? मसूद शाह। छोटी सी लाइन लिख लेना, इसने फ्री किया था, फ्री किया था आपका किसको? नसीरुद्दीन महमूद को। और नसरुद्दीन महमूद को इसने बहराइच भेजा कि भाई तुम वहाँ बहराइच की जागीर को देख लो। महमूद, और नसीरुद्दीन महमूद ही वो आदमी है जिसको गद्दी का लालच आ गया और बुर्का पहन के आया इसके कक्ष में, बुर्का पहन के अपने भतीजे के पास, और इसकी हत्या की थी उसने। ठीक है, तो नसरुद्दीन महमूद को इसने मुक्त किया था और नसरुद्दीन महमूद ने ही हत्या कराई। दूसरा समझे पक्ष इसका, इसकी मसूद शाह की। अब मसूद शाह ने देखो आपको भी मुआजुद्दीन को भी हटा दिया और मतलब शक्ति तो अब रही ना। अब तो ये नसरुद्दीन महमूद किसके कहने पे काम कर रहा है? तो इस समय पर जब यहाँ पर इसने नायाब मुमलिकात पद जिसको मिल रहा था, ये तो बहुत शक्तिशाली व्यक्ति नहीं था क्योंकि ये भारतीय मुसलमान, इसको तो खुद आपका विपक्ष का सामना करना पड़ रहा था, इसकी स्थिति तो वैसे कमजोर थी। मुआजुद्दीन को हटा दिया गया और मुद्दीन फिरोज ने क्या किया? कुछ नए पद बनाए, कुछ न्यू पोस्ट उसने क्रिएटेड द न्यू पोस्ट। अब जो नई पद उसने क्रिएट किए उनमें से जो एक पद उसने दिया था, वो पद दिया था उसने बलबन को। और बलबन को यहाँ पर मिला था पोस्ट आपका अमीर ए हाजिब, और बहुत सारे अधिकारी उसने बनाए अमीर ए हाजिब। बलबन की कहानी आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे कल, ठीक है। बलबन का भी धीरे धीरे प्रमोशन हुआ, मुख्य शाही प्रबंधक से वो आपका चीफ, आपका पहले तो वो रॉयल मैनेजर था, शाही प्रबंधक था, फिर वो बना मुख्य शाही प्रबंधक, चीफ रॉयल मैनेजर। अब बलबन जो है उसका दिमाग बहुत शैतान था, आप समझोगे। एक 3.5 फीट का आदमी, बहुत क्रूर व्यक्ति, जिसको अपने पूरे जीवन भर निराशाएं झेलनी पड़ी। उसने टेक्निकली जो किसी से नहीं हो पाया वो किया, जो तुर्क के चहलगानी कोई खत्म नहीं कर पाया, उसने तुर्क के चहलगानी को नष्ट कर दिया था। उन 40 सरदारों को, उनके वंशजों को, उनके परिवारों को, रिश्तेदारों को, सबको खत्म किया था उसने। तो ये बलबन ये जो काम कर रहा है ना सारे आपका, आप देखोगे नसरुद्दीन महमूद इस काम को कर रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पर एक बात याद रखेंगे, किसके समय पर आपका नसरुद्दीन महमूद, कौन? बलबन किसके टाइम से आपका? बलबन पहले टाइम से, बलबन क्योंकि इल्तुतमिश के समय भर्ती हो गया था दरबार में, वो इल्तुतमिश का गुलाम है, वो भी आपको कल बताएंगे। तो कहने का मतलब है कि जो सारे काम हुए वो बलबन ने कराए यहाँ पर, और मसूद शाह की हत्या कब हुई है? वो 1246 में हुई है। इसके बाद में कौन आया गद्दी पर? नसरुद्दीन महमूद। कौन से नंबर का शासक है? नसीरुद्दीन महमूद, सल्तनत पीरियड। दूसरा पक्ष भी समझना इसका। नसरुद्दीन महमूद ने जब विचार किया कि यार अब से मुझसे पहले के जो पिछले 4 शासक हैं, रुकनुद्दीन फिरोज हो, रजिया सुल्तान हो, बहराम शाह हो या मसूद शाह हो, इन चारों की हत्या के पीछे कौन रहा है? एक शब्द में आपसे कहूं तो कौन रहा है इनकी हत्या के पीछे जो षड्यंत्र हुए? तो आप कहेंगे तुर्क चहलगानी, जिसने पिछले 4 राजा मरवा दिए, और उनके समय पर आया नसरुद्दीन महमूद। तो नसरुद्दीन महमूद के बारे में कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं थोड़ा जो है, इसका तो खुद का कोई काम ही नहीं है, इसको तो बलबन ने जैसे ट्रिगर किया उसने वो काम किया है। और बलबन उसका खुद का विरोध ना हो इसलिए वो चाहता था कि गद्दी पे किसी को बैठा के और काम मैं करूं, शक्ति मेरे हाथ में रहे। उसने कूटनीति से काम किया। नसरुद्दीन महमूद को जनता एक्सेप्ट कर लेगी कि यार उदार शासक है और जो शक्ति है उसको मैं कंट्रोल कर लूंगा। तो ये कहते हैं उसने अधिकार ही नहीं दिए थे नसरुद्दीन महमूद को, उसको हमेशा अपनी हत्या का अंदेशा था। बोले यार बलबन बहुत खतरनाक है, मुझे ही बुर्का पहना के मुझसे ही उसकी हत्या करवा सकता है जिसने मुझको कि आपका मुक्त किया था, तो ये कुछ भी करवा सकता है, ब्रेन वॉशर भी है। तो कहते हैं उसको बहुत सीमित अधिकार उसने दिए। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे इतिहासकारों की बात इसलिए झूठी मिलती है, जैसे कि आपका उस समय के लेखकों में वर्णन मिलता है कि एक बार बोलते हैं नसरुद्दीन महमूद की जो पत्नी थी उसकी उंगलियां जल गई खाना बनाते समय। उसने कहा ए जी सुनो जी, हाँ जी। चलिए जानते हैं कि इंग्लिश हाँ जी, हमारे लिए एक दासी ले आओ ना, हमारी उंगलियां जल गई हैं। तो उसने कहा नहीं, हम दासियों से कोई काम नहीं कराएंगे, ऐसा कहकर के उसकी बात को इनकार कर दिया नसरुद्दीन महमूद ने। लेकिन फिर जब आप बाकी इतिहासकारों को पढ़ोगे, अन्य किताबों को पढ़ोगे, तो कहीं पर विवरण मिलेगा कि उसने कहीं पर आपका 40 दासियां गिफ्ट की थी, कहीं पर 60 दासियां उसने गिफ्ट की। और जिस बेटी के लिए इतिहासकार लिख रहे हैं वो बेटी किसकी है पता है? नसरुद्दीन महमूद की जो पत्नी है वो कौन है? वो बलबन की बेटी है। आप सोचिए इतने ताकतवर राजा की बेटी के पास में सुविधाएं ना रही हो, ऐसा संभव प्रतीत नहीं होता। तो मतलब बहुत सारे लोगों को बड़ा चढ़ा के दिखाया गया, बहुत सारे लोगों को। अकबर की जब हम बात करेंगे तो आपको मतलब सोचना पड़ेगा, ऐसे ही क्या अकबर महान कोई मतलब है, सिकंदर महान कोई मतलब है? मतलब जो काम है उनका आकलन करेंगे, आप आपसे पूछेंगे तब, ठीक है। अशोक महान, जब आप सम्राट अशोक उनके बारे में पढ़ोगे, उनके कार्यों के बारे में पढ़ोगे, वैसे नहीं तुमने कोई 4 लाइन पढ़ी है किसी किताब की कि हमने पढ़ा है अशोक को हम जानते हैं, कोई जानना नहीं होता कि उसका शासनकाल तुमको याद है। जब ढंग से जानोगे तो तुम मतलब दीवाने हो जाओगे। फिर 1253 की बात मैं आपको बताऊं, एक यहाँ पर एक व्यक्ति इंट्रोड्यूस होता है नायब मुमलिकात रहियान। वो 1 वर्ष तक बीच में आपका नायब मुमलिकात रह गया था। क्यों? क्योंकि जब सब लोगों ने बताया कि भाई जाकर नसरुद्दीन महमूद को, बलबन तो अपनी जो है शक्तियों को बढ़ा रहा है और बलबन अपना जो है एक दिन तुमको हटा देगा इस गद्दी से, तो उस समय पर कहते हैं कि भाई आपका, उसने कहा बलबन से कि आप एक काम करो, आप कहीं और जाकर जिम्मेदारी संभालो। तो कहते हैं बलबन ने नसरुद्दीन महमूद के आदेश का पूरा पालन किया था, या तो वो इस कॉन्फिडेंस में था कि भाई उसको पता था होगा क्या, तो वो चला गया था 1 वर्ष के लिए। लेकिन जो रहियान था वो एकदम से अयोग्य सिद्ध हुआ, उसकी नीतियों का जो फायदा नसरुद्दीन महमूद चाहता था वो फायदा उसको हुआ नहीं। तो उसने वापस बुलाया, बहुत सम्मान के साथ में बुलाया बलबन, यानी बलबन श्योर था अपनी, होता ना कोई भी व्यक्ति अपनी कैपेबिलिटी को लेकर के श्योर होता है कि मेरे अंदर ये क्षमताएं हैं, ये कैलिबर इनको करूंगा, तो वो कोई भी डिसीजन बिगड़ बलबन के नहीं लेता था। और फिर उसी क्रूर बलबन का जन्म होगा। बहुत सारी नीतियां दी उसने, दिल्ली को बहुत सुरक्षित किया, ठीक है। अपने जीवन की जो उसके साथ में मतलब अभाव रह गए थे अपने जीवन में, उसने सबकी पूर्ति की। दिल्ली सरकार आप देखोगे ना, कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में आज भी बलबन का मकबरा है, तो वहाँ पे एक साइन बोर्ड लगा हुआ है, रात के समय आना मना है, लोगों में भी। उसने लोगों से कहा कि यदि वह उसकी उम्मीदों को पूरा नहीं करती है तो उसको गद्दी से अपदस्थ कर दे, मतलब उसको हटा दे। और इस प्रकार उसने पदारोहण को एक संविदा का रूप दिया, यानी कि स्थिति नहीं फिक्स नहीं है, आप जब चाहे मुझे हटा देता आपको। हाँ जी, बात हुई थी। यह एक महिला को शासक के रूप में स्वीकार करने में तुर्की मानसिकता का खुलापन दर्शाती है, यानी कि भाई उनकी उपन्यास को दर्शाती है कि उन्होंने एक महिला को एक्सेप्ट कर लिया। उसकी बातों से आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तो कौन सा ठीक होगा? ABC।